मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत हार्दिक स्वागत है। तो फिलहाल आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोगों ने एक नया सेशन शुरू किया है हमेशा की तरह, जिसका तीसरा या चौथा लेक्चर है, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं। एनसीईआरटी के कुछ विशेष प्रश्न हैं, कुछ ऐसे अनछुए प्रश्न हैं जो आपके अध्ययन से हमेशा अलग रह जाते हैं। तो उन प्रश्नों को सेशन में शामिल किया गया है और प्लस दक्षिण भारत के कुछ विशेष प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो पहला प्रश्न बिना किसी भूमिका के आपके सामने आ चुका है। बहुत ध्यान से और बहुत संभाल के जवाब देना है। और ये कह रहे हैं कि आक्रामक मुद्रा में, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक भारी भरकम वृषभ की कांस्य प्रतिमा, एक भारी भरकम वृषभ की कांस्य प्रतिमा हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से प्राप्त होती है? ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन है आपके पास। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है और कोटडीजी है। ध्यान से देखिएगा, गलतियां ना हो। और मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है इस प्रश्न में। वो फिर से देखिएगा, एक आक्रामक मुद्रा में भारी वृषभ की ये कांस्य प्रतिमा की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि, और ये देखिएगा, ये सामने मैंने सोर्स भी दे रखा है। ये एनसीईआरटी भारतीय कला का परिचय कक्षा 11 की पुस्तक में है। और यहाँ पे मुझे लगता है ज्यादातर छात्र अगर आप जवाब देंगे तो यहाँ कालीबंगा जवाब दे सकते हैं। ये गलत है। ध्यान रखिएगा, अगर कालीबंगा तभी जवाब होगा जब वहां पर यह पूछा जाएगा तांबे का साण कहां से मिलता है, तांबे के साण की प्रतिमा कहां से मिलती है। और ये वृषभ की कांस्य प्रतिमा की बात हो रही है। तो जब वृषभ की कांस्य प्रतिमा की बात हो रही है तो जवाब मोहनजोदड़ो है। और प्लस यहां से एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में भैंस का साक्ष्य भी कहां से मिलता है, तो इट इज फ्रॉम मोहनजोदड़ो। मुझे उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे और अच्छे प्रश्न हैं। एनसीईआरटी के बहुत चुनिंदा और बहुत शानदार प्रश्न है। दूसरा प्रश्न भी देखिएगा, भारतीय कला का परिचय भाग 2 से है। ये क्लास 12th की पुस्तक है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी में गलती हो सकती है। और यहाँ पे चूंकि प्रश्न काफी लंबा है तो विकल्प अगले पेज पर आपको देखने को मिलेंगे। और हो सकता है इस प्रश्न को आपने कभी पढ़ा भी हो कि उस दिव्य बालक का नाम, आपको उसकी माँ का नाम भी चिन्हित करना है कि वो दिव्य बालक जब माँ के गर्भ में आया तो माँ ने एक दिव्य स्वप्न देखा जिसमें उन्हें 14 दिव्य पशु आकृतियां दिखाई दी और तमाम चीजें दिखाई पड़ी। हाथी, बैल, शेर, माँ लक्ष्मी, कलश, पालकी, सूर्य, चंद्रमा आदि तमाम चीजों को देखा, दिव्य चीजों को देखा उन्होंने। फिर ये बात उन्होंने अपने पति को बताई, पति ने राज ज्योतिषी को बताई और ज्योतिषी ने कैलकुलेट किया तो उन्होंने बताया कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या विख्यात सन्यासी। और इस माँ और पुत्र के युग्म को चिन्हित करना है। प्रश्न आपने पढ़ लिया है बहुत बहुत बढ़िया से। और सोर्स भी आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है यहाँ पर, एनसीईआरटी भारतीय कला का परिचय और भाग 2। ठीक है, तो देखिएगा, चार ऑप्शन है आपके पास। माँ धम्मा एवं पुत्र मौर्य सम्राट अशोक, माँ महामाया एवं पुत्र सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध, माँ त्रिशला एवं पुत्र वर्धमान जो कि बाद में महावीर स्वामी बने, माँ भद्दा एवं पुत्र आजीवक सन्यासी मक्खली पुत्र गौशाल। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर। और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग, संशय है इस प्रश्न में, बहुत कॉन्फिडेंस में आप जवाब देंगे। और जवाब जब कॉन्फिडेंस में देंगे तो यही जवाब गलत हो जाएगा, बुद्ध और सिद्धार्थ नहीं। आप कहेंगे सर हमने तो यही पढ़ा है। माँ महामाया ने, जब भगवान बुद्ध ने माँ के गर्भ में प्रवेश किया तब उन्होंने एक दृश्य देखा था और केवल एक पशु देखा था, सफेद प्रकाशवान हाथी। प्रकाशवान हाथी, ध्यान दीजिएगा, माँ के गर्भ में आने का जो प्रतीक है वो प्रकाशवान हाथी है, वो भगवान बुद्ध के लिए है। और यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि वो 14 स्वप्न में आकृतियां दिखाई दी, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जवाब चेंज हो जाएगा और ये जवाब माँ त्रिशला और महावीर स्वामी को है। ध्यान दीजिएगा, इतने बढ़िया प्रश्न एनसीईआरटी में है, आपकी पहुंच और आपकी सोच से अलग। तो ये माँ त्रिशला और पुत्र वर्धमान जो कि बाद में महावीर सन्यासी के रूप में विख्यात हुए। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है, गलती ना हो। और इन सब प्रश्नों को बहुत चुन चुन के मैंने इसीलिए रखा है। और फिर देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये भी देखिए। नई पुरानी जितनी भी एनसीईआरटी थे, सारे संस्करण के कुछ खास खास प्रश्नों को, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये सारा कलेक्शन जल्दी से तैयार हो जाए। लगभग 2500 के करीब प्रश्न तैयार होने हैं, तो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। फिलहाल पहले इस प्रश्न को देख लीजिए। महावीर स्वामी ने इस दिन देहांतर गमन संपन्न किया।
इस दिन देहांतर गमन संपन्न किया। कार्तिक अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा। और फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलती ना हो, और सही जवाब यहाँ पर कार्तिक अमावस्या है। बहुत करीबी जवाब हो सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जी महाराज का जन्मदिन होता है, आपको पता है। उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस धरा पर अवतरित हुए। वो माघी पूर्णिमा के दिन संत रविदास जयंती होती है, आपको पता है। और वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध का अवतरण दिवस भी है, और परिनिर्वाण दिवस भी है, और उनका महाबोधि दिवस भी है वैशाख पूर्णिमा। तो प्रश्न तो बहुत शानदार है सब, और अच्छे से देखिएगा गलतियां ना हो। और फिर यहाँ पर एक बात और है, रिमार्क में 2 बातें लिखी हुई हैं। ये प्रश्न भी अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, और वो प्रश्न ये है कि महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश वीर शासन उदय, और महावीर स्वामी का देहांतर गमन वीर निर्वाण संवत। ये 2 बातें हैं। और अगले प्रश्न की तरफ जाएगा। ये प्रश्न भी कक्षा 12 की एनसीईआरटी से है, भाग 2 है। दिल्ली सल्तनत में वह अपने समय का श्रेष्ठ सुलेखक था। सुलेखक का मतलब जिसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। धर्मपरायण व्यक्ति था, कुरान की हस्त प्रतिलिपियां तैयार करता था, उन्हें बेचता था, और उनसे अपने व्यक्तिगत खर्च का जो निर्वहन जो भी आय होती थी उससे अपना व्यक्तिगत खर्च चलाता था। इसामी का कथन किसके बारे में है? ये इसामी लिखते हैं। तो एक प्रश्न तो यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि ये कथन किसका है। अगर सुल्तान का नाम पता हो तो फिर ये पूछेगा किसने कहा है, किस इतिहासकार ने कहा है। तो फिलहाल ये इसामी का कथन, और मुझे लग रहा है कि अब आप इसको कर पाएंगे, और वो नासिरुद्दीन महमूद शाह है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 2 बहुत करीबी जवाब दिए हुए हैं, फिरोज शाह, महमूद शाह, मसूद शाह, खुसरव शाह। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी है नासिरुद्दीन महमूद शाह, याद आ गया होगा। और इसी तरह मुगल काल में औरंगजेब है। औरंगजेब ने भी कुरान की प्रतियां लिखी, और वो फिर उसको बेचकर होने वाली आय से अपना व्यक्तिगत जीवन का निर्वहन किया। फिलहाल ये प्रश्न देखिएगा, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 2 कक्षा 12 का प्रश्न है। भारत में उपलब्ध प्रथम सूफी तज़किरा। तो एक बात तो यह है कि ये तज़किरा क्या होता है। बहुत सारे प्रश्न आए हैं कि ये मकतूबात क्या है, मलफूजात क्या है, और ये तज़किरा क्या है। तज़किरा मतलब सूफी संत की जीवनियां, सूफी संतों की जीवनियां, ठीक है। तो जीवन चरित कह सकते हैं, सियार उल औलिया। तो पहले देखिए इस प्रश्न में कितने सारे प्रश्न हैं। भारत में जो पहला सूफी तज़किरा यानी कि सूफी संत की जीवनी है, उसका क्या नाम है? सियार उल औलिया। ये पहली बात। की रचना किसने की? अब देखिए है सामान्य प्रश्न, अब लगेगा सर कैसे, मीर खुर्द चरमानी है, जहां आ रहा है, जियाउद्दीन बर्नी है, या फिर दारा शिकोह है। और यहाँ पर फिर गलती मत करिएगा, दारा शिकोह को बिल्कुल मत चुनिएगा, जहारा को बिल्कुल मत चुनिएगा, और यहाँ पर जवाब है मीर खुर्द किरमानी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और फिर आपको याद आना चाहिए जहारा ने भी किसी का जीवन चरित्र लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी ने नाटे मोहम्मदी पैगंबर साहब की जीवनी लिखी है। दारा शिकोह ने भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है। और ये जहारा मुनिस अल अरवा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, और डिटेल में आपको दे दिया है मैंने कि सियारुल औलिया की रचना मीर खुर्द किरमानी ने की है। भारत में उपलब्ध पहला सूफी तज़किरा है, यानी कि सूफी संतों की जीवनी है। और पैगंबर साहब की जीवनी बर्नी ने नाटे मोहम्मदी, इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। जहां ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए उनका जीवन चरित्र वो लिखा है, मुनिस अल अरवा। और इसका शाब्दिक अर्थ भी जान लीजिए, आत्माओं का विश्वास पात्र। देखिएगा फिर जहां ने मुल्ला शाह बदख्शी का जीवन चरित्र भी साहिबिया शीर्षक के नाम से लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्रश्न मेरे बहुत एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। और अब चूंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो चीजें हमने आपको डिस्कस की हैं या फिर जो चीजें हमने आपको बताई हैं उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। और अब देखिए ये अच्छा प्रश्न है 1586 में। अब बहुत बढ़िया बात है, 1586 में मालन दरई दर्रे का युद्ध, यानी कि अब ये मामला ये है कि मालन दरई दर्रे का युद्ध कब हुआ। तो ये बात एक इंपॉर्टेंट है कि सर ये 1586 ईस्वी में हुआ, और इस युद्ध में बीरबल वीरगति को प्राप्त होगा। ये तीसरा प्रश्न है कि बीरबल वीरगति को, मतलब अपने समय के महानतम योद्धाओं में भी है, सेनापति भी हैं। बीरबल इस युद्ध में 1586 में मालन दरई दर्रे के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होगा। ये कह रहा है किस जनजाति के विरुद्ध युद्ध करते हुए, मतलब उस विद्रोह का दमन करते हुए। करजई है, अफरीदी है, यूसुफ जई है, या फिर बलूच है। बलूच, अफरीदी, करजई या फिर यूसुफ जई। और ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। और मुझे उम्मीद है यहाँ पर ये जवाब आप सही दे पाएंगे, और सही जवाब है यहाँ पर यूसुफ जई। एक मतलब हम लोगों का जो कंसंट्रेशन है चीजों पर, जहां पर आपका नजर होना चाहिए। और फिर देखिएगा ये भी एनसीईआरटी का प्रश्न है। प्रश्न सरल है और कहीं कहीं पर थोड़े से टेक्निकल प्रश्न भी हैं।
और सरल प्रश्नों के गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखिएगा वो कह रहे हैं कि मीना बाजार की शुरुआत किसने की, अकबर ने की। गलत है सर, हुमायूं ने की। तो बिल्कुल ठीक है, अब सही हो जाएगा। पहले देखिए कि प्रश्न सही है कि गलत है। तो ये ऑप्शन गलत है। वो मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं ने की थी, अकबर ने नहीं। झरोखा दर्शन पर शाहजहां ने प्रतिबंध लगाया, ये भी गलत है। झरोखा दर्शन पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया, ध्यान रखिएगा। दोनों गलत है, कौन सा से सकते हैं? तो दोनों ही गलत है, ना तो एक और ना ही दो, यानी एक और दो दोनों असत्य हैं। मुझे उम्मीद है आप बढ़िया कर पा रहे होंगे, चीजों को अच्छे से देखिएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न, और शायद इस पर आपकी नजर ना हो। देखिएगा, ये बहुत बढ़िया से पढ़िए। पहले 15 अगस्त 1947 हमारी आजादी का दिन है। हर्षोल्लास जो मनाया गया, जो उत्सव मनाया गया, उसका विरोध किया किसी ने और कहा कि इसको ये दुख और शोक का दिन है, काला दिवस है ये। क्यों? क्योंकि इस दिन दक्षिण भारत के द्रविड़ों और गैर ब्राह्मणों पर, द्रविड़ों और गैर ब्राह्मणों पर, भारत के आर्यों, ब्राह्मणों और कांग्रेस का शासन प्रारंभ हो गया। ये स्टेटमेंट किसका है? और 4 ऑप्शन होंगे आपके पास: ई रामास्वामी नायकर पेरियार, सिंगार वेलू चेट्टियार, बी आर अम्बेडकर, टी एम नायर एवं पी त्यागराज चेट्टी। अब देखिएगा 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। और अब ये देखिए कि अब एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि वो काला दिवस मनाने की घोषणा किसने की। वो स्टेटमेंट भी पूरा मैंने आपके लिए लिख दिया है और मुझे उम्मीद है आप यहाँ पर जवाब क्या लगा रहे हैं? सिंगार वेलू चेट्टियार। गलत है आपकी उम्मीद के मुताबिक, और ये हैं ई रामास्वामी नायकर पेरियार। बहुत अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। ये सारे प्रश्नों को मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छे ढंग से कलेक्शन में करके ले लूं। हम लोगों की एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज भी एक चल रही है प्रयागराज में, और फिर बेहतर होगा कि इसके पीडीएफ, अगर आप प्रयागराज में नहीं है, बाहर है, तो उसका एनसीईआरटी का पीडीएफ भी मंगा सकते हैं। प्रश्न पत्रों का पीडीएफ आप मंगा सकते हैं। फिलहाल एक सूचना ये भी है कि आपके पास जो हम लोगों की तैयारी परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये हम लोगों की अमृत मंजरी एक पुस्तिका है। ये 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज संकलन है। कठिन प्रश्नों की इसमें विशेष तौर पर व्याख्या दी हुई है। आप इसको अपने अध्ययन में, रिवीजन में, प्रैक्टिस में शामिल कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ये हमारी एंशिएंट इंडिया की 3000 प्रश्नों का संकलन है। प्रागैतिहासिक काल से शुरू होती है। ये अमृत संजीवनी के नाम से ये हमारा प्रैक्टिस सेट आया है। बहुत सारे छात्रों ने मंगाया है, मतलब हजारों छात्रों ने मंगाया है। आप अभी भी इस अंतिम चरण में अपनी इस प्रैक्टिस को अंजाम देने के लिए इन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से आप लगा सकते हैं। और ये हमारी मेडल इंडिया की अमृत गंगा है, 2500 प्रश्नों का संकलन है। आप चाहें तो ये 3 पुस्तिकाएं उपलब्ध हैं अलग अलग, यानी कुल लगभग 7500 प्रश्नों का संकलन टॉपिक वाइज है। कठिन प्रश्नों की व्याख्या दी हुई है, आंसर शीट के साथ है। आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल आइए देखते हैं और अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बहुत शानदार प्रश्नों का संकलन है। ये देखिए, प्रसिद्ध सूक्ति योगक्षेमम वहाम्यहम किस ग्रंथ में उल्लिखित है? योगक्षेमम वहाम्यहम, जो मेरा ध्यान करता है, मैं उसके पूरे मतलब उसका ध्यान रखता हूँ, उसकी पूरी जरूरतों का ध्यान रखता हूँ, किस ग्रंथ में है? तो अब जब ऐसी बात हो गई तो वो बिल्कुल लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं और श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं। और वो पूरा श्लोक कुछ इस तरह से है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम। अर्थात जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म के द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन मनुष्यों की समस्त आवश्यकता और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद निभाता हूं। ये लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं। तो फिलहाल ये स्टेटमेंट बहुत शानदार है। कुछ दक्षिण भारत के प्रश्न भी हैं, दक्षिण भारत के कुछ प्रश्न भी है, कुछ ऐसे सेलेक्टेड प्रश्न हैं जहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप देख लीजिएगा, चोल वंश में सर्वप्रथम किसने नहरें बनवाई? चोल वंश में नहरें बनवाने वाला पहला जो शासक है, विजयालय है, राजराज प्रथम है, परांतक प्रथम है, या फिर राजेंद्र प्रथम है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर परांतक प्रथम है। और तालाब बनवाने का श्रेय जो है वो राजेंद्र प्रथम को है, और नहरें बनवाने का पहला जो श्रेय है वो परांतक प्रथम को है। दक्षिण भारत की बात हो रही है। और आप उत्तर भारत में जाए तो नहरों का पहला उल्लेख जो कुल्या वो ऋग्वेद में मिलता है, ये बात आपको पता है। नहरों का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, आपको बेहतर पता है। दिल्ली सल्तनत में नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक है, आपको बेहतर पता है। तो इन सारे प्रश्नों में गलतियां ना होने पाए और देखते रहिएगा आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस चोल शासक ने उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा करके लंकेश्वर राज की उपाधि ली? ध्यान दीजिएगा, उत्तरी श्रीलंका की बात हो रही है।
दो प्रश्न अलग अलग तरह से आते हैं कि उत्तरी श्रीलंका पर किसने कब्जा किया और संपूर्ण श्रीलंका पर किसने कब्जा किया। सामान्य प्रश्न है, गलत मत करेगा। और ये जो है राजराज प्रथम है, उत्तरी श्रीलंका पर जो कब्जा करता है वो राजराज प्रथम है, और संपूर्ण श्रीलंका पर जो कब्जा करता है वो राजेंद्र प्रथम है ना। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। इस समय श्रीलंका का जो इनका समकालीन शासक है वो महिंद पंचम है। महिंद पंचम को राजेंद्र प्रथम ने बंदी भी बना लिया था। ये सारी बातें बहुत बढ़िया से होना चाहिए। और फिर कह रहे हैं किस चोल शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया। दक्षिण भारत में केवल एक चोल शासक है जिसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया, राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजाधिराज प्रथम या राजराज तृतीय। तो मुझे उम्मीद है इन प्रश्नों को मैंने पहले भी कभी डिस्कस किया है। जब अश्वमेध यज्ञों का इतिहास मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने डिस्कस किया था। और यहाँ पर राजाधिराज प्रथम है, ध्यान रखिएगा, गलतियां ना हो। और फिर अगले प्रश्न को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि चोल साम्राज्य के किस शासक के विरुद्ध हुए विद्रोही भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। मतलब भीड़ विद्रोही भीड़ ने हत्या कर दी। अधिराजेंद्र, विक्रम चोल या फिर वीर राजेंद्र या फिर राजेंद्र द्वितीय। और मुझे लगता है कि कर पाएंगे। और इसका नाम है अधिराजेंद्र। अधिराजेंद्र एक प्रजा के विद्रोह में मारा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा की तरह ये चुनिंदा और बहुत सेलेक्टेड प्रश्नों पर हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ये चीजें दिमाग से निकल रही हैं, रिकॉल नहीं हो रही हैं, तो ध्यान रखिएगा, अब याद रखिएगा। और अब एक बात यहाँ पर यह भी आ रही है कि एक चोल शासक जो युद्ध में संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए 1054 ईस्वी में। और कौन सा युद्ध है? वो कोप्पम का युद्ध है। और आपको पता है कि वो कल्याणी के पश्चिमी चालुक्यों के साथ सोमेश्वर प्रथम के साथ युद्ध हो रहा था। राजाधिराज प्रथम है, वीर राजेंद्र है, राजेंद्र द्वितीय है या फिर अधिराजेंद्र है। अब अधिराजेंद्र तो यहाँ हो नहीं सकता। तो सर ये राजाधिराज प्रथम है जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। और पहली बात ये भी, जो अश्वमेध यज्ञ किया चोल शासकों में वो राजाधिराज प्रथम ने ही किया। प्रश्नों का लेवल बहुत बढ़िया है और अच्छे से फिर मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, ये सब प्रश्न गलत ना हो। राजेंद्र प्रथम के द्वारा किए गए पूर्वी भारत के अभियान का जो विवरण है वो किस प्रशस्ति में मिलता है? बहुत ध्यान से बताइएगा। उत्तर मेरूर प्रशस्ति, तिरुवालंगाडु प्रशस्ति, गंगईकोंडचोलपुरम प्रशस्ति या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रशस्ति का मतलब ही क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखी गई। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वो जो संवैधानिक प्रणाली वाला जो मामला है उत्तर मेरूर प्रशस्ति में। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं राजेंद्र प्रथम का जो पूर्वी भारत का अभियान है वो जाता है वहां बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल तक उसकी सेनाएं पहुंच जाती हैं। और इस समय जो बंगाल में पाल वंश का शासक है महिपाल प्रथम, तो इसका जो पूर्वी भारत के अभियान का विवरण है वो तिरुवालंगाडु प्रशस्ति में है। वो तिरुवालंगाडु प्रशस्ति में है। विनम्रता पूर्वक आपको एक बार फिर से सूचना दे रहे हैं, ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की अमृत संजीवनी है। 3000 टॉपिक वाइज प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है अमृत संजीवनी। ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है और राजपूत काल तक जाता है। और फिर यहाँ पर मेडवल इंडिया का एक प्रैक्टिस सेट 2500 प्रश्नों का अमृत गंगा के नाम से है। ये अरबों के आगमन राजपूत काल से होते हुए और पूरा लास्ट तक जाता है, परवर्ती मुगलों तक जाता है। ये मेडवल इंडिया का अमृत गंगा है। और फिर ये हम लोगों का मॉडर्न इंडिया का अमृत मंजरी है प्रैक्टिस सेट 2000 प्रश्नों का। यूरोपियों के आगमन से शुरू होता है, परवर्ती मुगलों और यूरोपियों के आगमन से शुरू होकर भारत की आजादी के बाद तक जाता है। टॉपिक वाइज है, आप चाहें तो अभी भी समय है, आप चाहें तो मंगा सकते हैं। और फिलहाल इस प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि पूर्वकालीन दक्षिण भारतीय राजतंत्र में उडनकुट्टम शब्द का क्या तात्पर्य है? ध्यान दीजिएगा, उडनकुट्टम शब्द का क्या तात्पर्य? होयसल राज्य में लगने वाला कर, गलत है। अब 3 में चुनना है। चोलों के अंतर्गत अधिकारियों का एक समूह, चोलों के द्वारा संपादित नौसेना, चोलों के राज्य में लघु ग्रामों का एक समूह। तो अब मुझे लग रहा है कि ये कर पाएंगे। उडनकुट्टम चोलों के अंतर्गत अधिकारियों का समूह है। चोल प्रशासन के अंतर्गत अधिकारियों के एक समूह को उडनकुट्टम कहा गया है। और यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल हम कर दे रहे हैं आपको। प्रशासनिक अधिकारियों के 2 वर्ग हैं, पेरुंदनम और शिरुंदन। चोल काल में जो प्रशासनिक अधिकारियों का 2 वर्ग है, पेरुंदनम और शिरुंदनम। उच्च अधिकारियों को पेरुंदनम कहा गया है और जो निम्न अधिकारी हैं उनको शिरुंदनम कहा गया है। राजा के निजी सहायकों को उडनकुट्टम कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, जो उनके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। राजा के आदेशों को प्रथमता लिखने वाला अधिकारी औलय था। ध्यान दीजिएगा, औलय प्रथमता लिखने वाला अधिकारी, अर्थात औलय सम्राट के आदेशों एवं राजाज्ञाओं का कच्चा मसविदा तैयार करता था, जबकि औलय नायगम इन आदेशों एवं राजाज्ञाओं को अंतिम रूप प्रदान करता था।
फिर देखिएगा बहुत डिटेल में यहाँ पर हमने आपको डिस्कस किया है कि यह विशेष महत्वपूर्ण है कि इन अधिकारियों को नगद वेतन देने की परंपरा नहीं थी। सामान्य तौर पर राजकीय कर्मचारियों को पारिश्रमिक के तौर पर जमीनों का भू राजस्व हस्तांतरित कर दिया जाता था और वेतन के बदले दक्षिण भारत में जो ये करमुक्त जमीनें दी जाती थी, जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, उन करमुक्त जमीनों को जीवित कहा गया है। गलती ना हो जाए भाई, देखिएगा यहाँ पर जीवित कहा गया है, कभी गलती से भी आप ब्रह्मदेह लगा दीजिए, है ना। फिर देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। बहुत हमेशा हमेशा प्रश्न आए, ये प्रश्न यूपीएससी ने भी पूछा था कि चोल काल में राजस्व विभाग का जो अधिकारी है वो वारित पोत गक होता था। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। राज्य की प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि प्रभुमान्यम होती थी, ध्यान दीजिएगा। राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि प्रभुमान्यम है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में ये खालसा है, मौर्य काल में ये सीता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मौर्य काल में ये सीता है और मुगल काल और दिल्ली सल्तनत में ये खालसा है। ये यहाँ पे मैं रिंग कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये सारी बातें इतनी बढ़िया से एक एक जगह पर हमने लगा दी है ताकि आपको परेशानी ना हो। और फिर आगे देखिएगा, वेतन के जो बदले दी गई जमीन थी वो जीवित कहलाती है, और अगर ये जो सामान्य टैक्स फ्री जमीनें थी उनको इराइल कहा गया है। किसी व्यक्ति को अनुदान के रूप में अगर कोई टैक्स फ्री जमीन दी जा रही है तो उसको इराइल कहा गया है चोल काल में, और अगर वेतन के बदले दी जा रही है तो वो जीवित कहलाती है। इन बातों में फर्क रखिएगा, प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि हमने जो देखा है टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है इस समय, उसमें समस्या ये आ रही है कि अभी जैसे 120-125 प्रश्न हम लोग हल कर ले रहे हैं, उसमें भी छात्र जितने भी बहुत अच्छे सिंसियर छात्र जुड़ रहे हैं क्लास में, लेकिन फिर भी 90-95 के बाद वो 10-15-20 प्रश्न कंफ्यूजन में जा रहा है। कंफ्यूजन इस समय नहीं होना चाहिए। फिलहाल इसको देख लीजिएगा, वो आवास कर की जो संज्ञा है, यानी कि हाउस टैक्स जो चोल काल में लग रहा था, उसे क्या कहा गया है। तो इराय, मनई राय, कड़ई राय या फिर कोई नहीं, मकान कर की बात हो रही है। आवास कर, हाउस टैक्स, मकान कर, मनई राय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। हाउस टैक्स, आवास कर। और फिर देखिएगा ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल है यहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि जनता से लिए जाने वाले कुछ प्रमुख कर हैं, और जबकि कर बहुत सारे हैं। और ये पूछा जाता है कि भाई करों को किसने माफ किया, वो तो कुलोत्तुंग प्रथम है, और वो करों को माफ करता है, प्रजा को कुछ राहत देता है, कुछ कष्टदायक करों को माफ करता है। और ये प्रश्न भी कई बार आया है कि शुंगम तविर तुलगाड़ी की उपाधि किसने ली। शुंगम तविर तुलगाड़ी अर्थात प्रजा को करों से राहत देने वाला, तो वो कुलोत्तुंग प्रथम है। और फिर जरा कुछ प्रमुख करों के बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बहुत सारे प्रश्न आए। आवास कर को मनाही रहे, दुकानों पर लगने वाला कर कढ़ाई रहे, वृक्षों पर लगने वाला, उपयोगी वृक्षों पर लगने वाला कर जो है वो मरमजाड़ी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पशुओं पर लगने वाला कर केडा ककश है। स्थानीय सरदारों के द्वारा वसूला जाने वाला कर, जो वहां के स्थानीय लोकल जो वहां के सरदार होते थे, वो पडिका कलबोली, एक तरह का ही सुरक्षा कर था। द्वार कर, वार्षिक मखम, बढ़ई लुहार, कुम्हारों से वसूला जाने वाला कर मगमय, तेलियों से वसूला जाने वाला कर पेरवरी, सुनारों से जो वसूला जाने वाला कर है वो तट्टोल या तट्टोपाटम, और फिर बेगार वेती आवेदन है, ठीक है। और देखिएगा उपवन और उद्यान समिति क्या कहलाती है, तोट्टावारियम, पोनवारियम, एरीवारियम या फिर कलनी वारियम। ध्यान दीजिएगा, उपवन और उद्यान समिति मतलब समितियां भी होती थी वहां पर, तो क्या कहलाती हैं इसमें, तो वो सही जवाब क्या लगाएंगे आप बताइए। यहाँ पे गलती बिल्कुल मत करिएगा। और यहाँ पर यह है तोट्टावारियम। उपवन एवं उद्यान समिति क्या कहलाती है, तोट्टावारियम, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, खेतों की देखभाल करने वाली समिति क्या कहलाती है, तोट्टावारियम, एरीवारियम, पोनवारियम या फिर कलनी वारियम। अब यहाँ पर देखिएगा खेतों की देखभाल करने वाली समिति की बात आ रही है। मैं आपको सारी समितियों की बात बता देता हूँ। और यहाँ पर कलनी वारियम है, जो खेतों की देखभाल करती थी, वो कलनी वारियम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्नों के बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो कुछ यहाँ पर आप वो जो समितियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए बहुत अच्छे से। और ये तोट्टावारियम उपवन एवं उद्यान समिति है बहुत अच्छे से। एरीवारियम सिंचाई और जलाशय समिति है। पोनवारियम स्वर्ण संबंधी समिति है। उदासीन वारियम सन्यासियों एवं विदेशियों की देखभाल करने वाली समिति है। कलनी वारियम खेतों की देखभाल करने वाली समिति है। नाग शक्तार मंदिरों की देखभाल करने वाली विशेष समिति है। और मूल परुडैयार ये मंदिरों के पुजारियों के संगठन है।
तो मुझे लग रहा है कि अब ये हम लोगों का आज का लेक्चर समाप्त होने का समय है और लगभग आपने मेरे साथ आज भी 60 से 65 प्रश्नों को हल किया। बहुत सारी सूचनाएं आपके पास मिली, एनसीईआरटी के बहुत सारे टेक्निकल प्रश्नों को आपने हल किया है। जाने से पहले एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप अपने रिवीजन की प्रक्रिया में शामिल करना चाहें इन पुस्तकों को, तो ये हमारी अमृत मंजरी मॉडर्न इंडिया की है, 2000 प्रश्नों का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है। मेडवल इंडिया की अमृत गंगा है, 2500 प्रश्नों का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है। और एंशिएंट का हम लोगों का अमृत संजीवनी के नाम से आया है और इसमें 3000 प्रश्न टॉपिक वाइज हैं। आप चाहें तो इन प्रैक्टिस सेट्स को अपने अध्ययन की सामग्री के रूप में, रिवीजन की प्रक्रिया के रूप में आप शामिल कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग आज की क्लास को समापन दे रहे हैं और जल्दी ही अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज विदा दें, धन्यवाद, नमस्कार।